पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम कक्षा 5 की NCERT की पुस्तक का पाठ 4 पढ़ेंगे। नन्हा फनकार के आगे का भाग पढ़ना आरंभ करेंगे। अब तक जो कहानी आपने पढ़ी उसमें आपको बताया गया था कि किस तरह से केशव, जो कि एक 10 साल का छोटा सा बच्चा है, वह नक्काशी का काम करता है और वह आगरा और सीकरी यानी कि फतेहपुर सीकरी शहर में रहता है। उसके पिता गुजरात से आगरा आए थे और उसके बाद से वह कभी गुजरात नहीं गए। तो केशव का बचपन फतेहपुर सीकरी और आगरा इन 2 शहरों में ही बीता। नक्काशी का काम करते करते एक दिन केशव का सामना हो गया बादशाह अकबर के साथ। बादशाह अकबर और केशव आपस में बात कर रहे थे, तभी पहरेदार ने आकर उन्हें बीच में टोक दिया। बादशाह अकबर को पहरेदार का टोकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने तुरंत ही पहरेदार को वहां से जाने का आदेश दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, चलिए आगे की कहानी में पढ़ते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। किससे पूछा? केशव से, कि तुम्हारा नाम क्या है। बहुत ही नर्म आवाज यानी कि प्यार भरी आवाज में केशव से पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। यहाँ पर उसने शब्द का इस्तेमाल केशव के लिए हुआ है क्योंकि केशव का नाम अभी तक बादशाह अकबर को नहीं पता था। तो बादशाह अकबर ने केशव का नाम पूछा तो केशव ने कहा केशव। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? यह वाक्य बोला है बादशाह अकबर ने क्योंकि वह केशव से नक्काशी करना सीखना चाहते थे। उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। उलझन किस बात की? केशव को उलझन किस बात की हुई बच्चों? यहाँ पर उलझन इस बात की हुई कि वह बादशाह अकबर को क्या उत्तर दे, उनको हाँ बोले ना बोले, क्या करे। छोटा सा बच्चा और कहाँ पर बादशाह अकबर, पूरे देश के बादशाह। तो वह घबरा गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तो इसी उलझन में पड़े हुए केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तुरंत मतलब बिल्कुल तभी के तभी उसने अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति प्रकट की। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। तो बादशाह अकबर को क्योंकि नक्काशी सीखनी थी, तो नक्काशी सीखने के लिए जो 2 औजार चाहिए होते हैं वो होते हैं हथौड़ा और छेनी। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। फुर्ती से मतलब बहुत ही तेजी से केशव अपने पिता के पास गया और वहां से वह अपने पिता के पास से छेनी और हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव यानी कि तभी के तभी तुरंत वापस आ गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। दोस्ताना यानी कि दोस्ती भरे अंदाज में। दोस्ताना अंदाज मतलब दोस्ती भरे अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बिल्कुल समांतर जहां पे केशव बैठा हुआ था, अकबर भी, बादशाह अकबर भी वहीं बैठ गए और जिस पत्थर पर नक्काशी करनी थी उन्होंने उस पत्थर को अपनी ओर खींचा और केशव से पूछा कि बताओ क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। संदेह भरी नजरें क्यों थी केशव की? क्योंकि केशव को समझ में नहीं आ रहा था कि पूरे देश के बादशाह कैसे नक्काशी सीखेंगे, क्यों नक्काशी सीखना चाहते हैं। ऐसे कई संदेह उसके दिमाग में, उसके दिल में चल रहे थे। इसीलिए केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा और बहुत ही हिम्मत करके उनसे पूछा कि हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? तो अकबर ने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। बादशाह अकबर ने उत्तर दिया कि हाँ, मुझे लगता है कि मैं ये सीख ही लूंगा। तो केशव ने कहा, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मतलब केशव के कहने का मतलब था कि कहाँ पर आप बादशाह और आप ये नक्काशी का काम कैसे करेंगे और क्यों करना चाहते हैं। केशव सक पका गया, अर्थात केशव घबरा गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता।
इतने बड़े बादशाह हैं, आप नक्काशी का काम करेंगे, ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अनमने भाव मतलब ना चाहते हुए भी उसे ये बात बोलनी पड़ी, इसलिए उसको कहा गया है कि उसने अनमने भाव से इस बात को कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? तो अकबर हंसकर बोले। अकबर हंसकर क्यों बोले बच्चों? अकबर हंसकर इसलिए बोले क्योंकि वह केशव को अपने प्रति सहज करना चाह रहे थे। उन्हें भी पता है कि छोटा बच्चा, 10 वर्ष का बच्चा उनको देखकर घबरा गया होगा, इसीलिए बहुत ही प्यार और आत्मीयता के साथ अकबर ने केशव के साथ बात की और उन्हें बताया कि पिछले ही सप्ताह उन्होंने मिट्टी की डलिया अर्थात मिट्टी के ठेले को ढोने में किसी की मदद की थी, तो उन्हें नहीं लगता कि यह काम उससे कठिन होगा। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। असमंजस की स्थिति में इसलिए था क्योंकि केशव को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। तो जिस तरह से आपको ध्यान होगा, जब आपने स्कूल में या विद्यालय में नया नया एडमिशन लिया था तो सबसे पहले आपकी अध्यापिका ने आपको पेंसिल पकड़ने का सही तरीका बताया होगा। उसी तरह से यहाँ पर अकबर को, बादशाह अकबर को हमें कहना चाहिए केशव ने छेनी पकड़ने का, क्योंकि उस समय छेनी ही उनका एक औजार था जिससे वह पत्थर पर अलग अलग आकृतियों को उकेरते। तो केशव बादशाह अकबर को छेनी को पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया। कोयले के टुकड़े का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि कोयला काला होता है और पत्थर लाल रंग का था। तो लाल रंग के पत्थर पर काले रंग से केशव ने बहुत ही आसान सा नमूना अर्थात बहुत ही आसान सी आकृति बनाई और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को ध्यान से तराशना है अर्थात बनाना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अब अकबर तो ठहरे बादशाह अकबर, उन्हें भला नक्काशी कहाँ आती थी। तो जब केशव ने उन्हें बताया तो अकबर को इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा कि उन्हें छेनी से हथौड़े पर कितनी जोर से वार करना है, और उनका वार बहुत अधिक हो गया, जिससे कि कटाव, पत्थर पे जो कटाव था वह बहुत अधिक गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है। हथौड़े से आहिस्ता मतलब धीरे धीरे से वार करना है, बहुत जोर से नहीं मारना। और फिर केशव ने उसी कार्य को करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर अर्थात थोड़ी बंद कर रखें। क्यों बंद करके रखें? क्योंकि वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। किरचें मैंने आपको पहले भी बताया कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो कि छेनी हथौड़े से जब पत्थर पर वार किया जाएगा तो उड़ेंगी, वे आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए और अकबर ने क्या कहा? जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा, और यहाँ पर जवाब में केशव भी हल्का सा मुस्कुरा उठा, और अब दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत सहज हो गए थे। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है, और बादशाह अकबर केशव के साथ इतने सहज थे कि केशव अब भूल ही गया कि वह बादशाह अकबर के साथ बैठा है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में मजा आ रहा था। अब केशव को एक अनाड़ी मतलब जिसको जानकारी ना हो, वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर का व्यक्ति अपने काम की धाक जमाने में यानी कि सीखा हुआ काम बताने में या उसका रौब जमाने में अब केशव को मजा आ रहा था, यानी कि आनंद आ रहा था। केशव को बहुत अच्छा लग रहा था कि हिंदुस्तान का बादशाह उससे नक्काशी सीख रहा है। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं, और साथ ही साथ केशव बहुत ध्यान भी दे रहा था कि बादशाह अकबर
जरा सी चूक ना करे। और जहां पर भी बादशाह से जरा सी चूक हो जाती तो केशव की त्योरियां चढ़ जाती। त्योरियां चढ़ना का मतलब होता है अपनी भौहों को चढ़ाना, यानी कि अपने माथे को सिकोड़ते हुए अपनी भौहों को केशव चढ़ा लेता था, जो कि इस बात का संदेश देते हैं कि उसे कार्य पसंद नहीं आया या बादशाह अकबर को कार्य ध्यान से, सावधानी से और अच्छे तरीके से करना है। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। असहमति मतलब मना कर देता। जब बादशाह अकबर अपने कार्य के बारे में पूछते कि केशव मैंने ठीक किया है ना, सही है ना, तो ऐसे में केशव क्या कर देता, अपना सिर हिलाकर उन्हें मना कर देता कि नहीं, आपका कार्य ठीक नहीं है। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और अब बादशाह अकबर इत्मीनान मतलब आराम से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। संगतराश किन्हें कहते हैं? जो लोग पत्थर पर कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं संगतराश। तो केशव के साथ और भी ऐसे लोग थे जो कि उस समय नक्काशी का कार्य कर रहे थे। वह सभी केशव और बादशाह अकबर को बहुत ही हैरानी से देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो बादशाह अकबर ने बड़े ध्यान से केशव के कार्य को देखा। गौर से देखना मतलब ध्यान से देखना। और उन्हें इस बात का पता चला कि केशव जो बना हुआ है सिर्फ उसी को नहीं तराश रहा, बल्कि अपनी तरफ से भी कुछ ऐसा जोड़ रहा है जिससे वह डिजाइन, जिससे वह आकृति और सुंदर और खूबसूरत लग रही थी। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर, यानी कि काम करने के तरीके को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। बड़े फनकार मतलब अपने कार्य में पारंगत बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। किसमें काम करो? मेरे कारखाने में। कारखाना किसको कहते हैं? ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग, ऐसी इमारत या ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, उसको हम कहते हैं कारखाना। तो बादशाह अकबर ने केशव को कहा, केशव की तारीफ करते हुए कि केशव, एक दिन तुम बहुत बड़े हुनरबाज, बहुत बड़े फनकार बनोगे और हो सकता है कि तुम एक दिन मेरे कारखाने में काम करो। तो कारखाना शब्द केशव के लिए भी नया था। उसने बोला, कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। तो यहाँ पर बादशाह अकबर ने केशव के साथ अपने भविष्य की योजनाओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि एक बार यह आगरा का महल बन जाए, उसके बाद मैं यहाँ पर कारखाने बनवाऊंगा और इन कारखानों में मेरी सल्तनत अर्थात मेरे राज्य के सभी बढ़िया फनकार या सभी बढ़िया हुनरबाज या किसी न किसी कार्य में पारंगत लोग, जैसे कि शिल्पकार, काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। केशव का चेहरा क्यों चमक उठा? ऐसा क्यों लिखा गया है कि केशव का चेहरा चमक उठा? अपनी तारीफ सुनकर और कारखाने में काम करने की इच्छा को लेकर केशव का चेहरा चमक उठा, खुशी से चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। जारी रखो का मतलब अपना काम करते रहो। कंधा थपथपाया का मतलब होता है जब हम किसी को शाबाशी देते हैं तो हम शाबाशी में किसी का कंधा थपथपाते हैं। तो ऐसे में बादशाह अकबर खड़े हुए जब जाने के लिए, तो उन्होंने केशव को शाबाशी देते हुए कहा कि बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे?
केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। केशव को बादशाह अकबर का दोस्ताना व्यवहार बहुत अच्छा लगा और केशव मन ही मन चाहता था कि वह उससे मिलने दोबारा आए। इसीलिए केशव ने उनसे यह पूछ ही लिया कि हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे। यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि केशव इतना सहज और इतना दोस्ताना व्यवहार अकबर के साथ रख रहा था कि यह बात पूछते हुए उसे जरा भी डर नहीं लगा। अब वह बादशाह अकबर के साथ बहुत ही अधिक सहज हो गया था। मैं जरूर आऊंगा केशव, बादशाह अकबर ने कहा। मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच केशव की धूम मची रही। धूम मचने का क्या अर्थ होता है बच्चों? धूम मचने का अर्थ होता है कि केशव की पूछ पूछ होती रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। अब ये कोई छोटी बात तो थी नहीं कि बादशाह अकबर केशव के साथ बात कर रहे थे, केशव से नक्काशी सीख रहे थे। इसीलिए केशव सबको अपनी यह बातें सुना रहा था। सभी केशव की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। अब आंखों में नींद क्यों नहीं थी? आंखों में नींद थके होने के कारण भी नहीं थी, क्योंकि जब हम बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं तो थके होने के बाद भी हमें नींद नहीं आती, क्योंकि हमारा मन, हमारा हृदय इतना उत्साहित होता है। और यही हाल था केशव का उस दिन, क्योंकि बादशाह अकबर ने ना सिर्फ केशव से नक्काशी सीखी बल्कि केशव को शाबाशी भी दी और केशव को अपने कारखाने में काम करने के लिए आमंत्रित भी किया। तो ऐसे में केशव को नींद ना आना तो स्वाभाविक ही था। धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया और ऐसे में केशव धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया और पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध अर्थात इतने लोकप्रिय हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल, बादशाह अकबर तो नेक दिल है ही, क्योंकि उन्होंने एक छोटे से बच्चे को अपने साथ इतना सहज किया, उसके साथ इतने अच्छे से बात की और उसके साथ अपने भविष्य की योजनाओं को भी साझा किया। तो बिल्कुल बादशाह अकबर तो नेक इंसान है ही। तो पिता ने भी यही कहा, बिल्कुल सही। पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा। फिर केशव ने अपने पिता से पूछा कि बाबा, एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो केशव को इस बात की हैरानी हुई कि बादशाह के पास तो आगरा में बहुत सुंदर महल है, फिर सीकरी में इस शहर को बनवाना क्यों आवश्यक है? तो पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। तो यहाँ पर केशव के पिता ने बादशाह अकबर से संबंधित एक बात केशव को बताई। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत ही सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं है, संतान मतलब कोई औलाद नहीं है, इस वजह से वह हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। बादशाह सलीम चिश्ती कहाँ पर थे? सीकरी में। तो जब बादशाह अकबर ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी में आए तो उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं बल्कि तीन संतानें होंगी। शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। यहाँ पर 3 संतानों के नाम लिखे गए हैं, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा। इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? सलीम। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनींदी अर्थात नींद भरी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है और तभी केशव के पिता ने देखा कि केशव गहरी नींद में सो गया है। तो बच्चों, यह था हमारा आज का पाठ, नन्हा फनकार। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा।
इसी तरह की और वीडियोस के लिए बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।